हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आप सभी छात्रों के ITN चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक के इस क्लास में आज हम लोगों को जो जानना है वो व्हाट इज कंप्यूटर, ये जानना है। अगर आज चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपके इसके लिए बताना चाहूंगा, इससे पहले का लेक्चर व्हाट इज IT टूल्स और IT टूल्स में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे वो पहले लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन कर रखा है। आज उसी का पहला पॉइंट है और हम लोग सीखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज फिर से आपको बता दूं ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इनिशियल स्टेज स्टूडेंट ऑफ द IT, ये अगर बच्चा क्लास फर्स्ट में पढ़ता हो और वो MCA तक करता हो, इवन आप MCS के ऊपर भी कोई कोर्स करते हो, फिर भी आपके लिए बेहतर कंप्यूटर का क्लासेस कंप्लीट है। और ये कोई चीज 1 to MTech और MCA के इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है, तो उसी तरह से पढ़ाया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा एकदम बेसिक से लेकर और उसके हायर लेवल तक ले जाऊंगा। जो जिस क्लास का होगा अपने हिसाब से बात समझ लेगा। छोटे क्लास का होगा वो क्लास 1 to 5th होगा या 5 to 8th होगा या 8 to 12 होगा। तो ऐसे ऐसे स्टेज में जिसकी जैसी बातें रहेंगी, शुरुआत करेंगे एकदम लोअर से। तो अपने अपने हिसाब से जहां तक जो समझना होगा वो समझ लेगा। जो सबसे टॉप लेवल पे जब आखिरी में बताऊंगा बात, वो लेवल होगी एक हायर और मास्टर डिग्री लेवल की, और वहां पे आपको वहां तक समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं है, और जहां तक आपको समझ में आए वहां तक आप उस बात को समझिएगा। क्योंकि कोई भी क्लास का स्टूडेंट्स हो, उसका यह अधिकार होता है कि वो अंत तक समझ सकता है। अगर उसको लगता है कि मैं ये भी जानूंगा और सुनूंगा, इस बात को भी संभाल ले रहा हूं, तो जहां तक आप संभाल सकते हैं वहां तक संभाल सकते हो। क्लास माने नहीं रखता है कि आप कौन से क्लास में हो और कौन से डिप्लोमा कर रहे हो। आप ADCA कर रहे हो, DCA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, O लेवल कर रहे हो, A लेवल कर रहे हो, B लेवल कर रहे हो, C लेवल कर रहे हो, या इसके अलावा भी कोई कोर्सेस आप कर रहे हो IT प्रोफेशनल, कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जो हो, आप सबके लिए बेहतर क्लास होगी और बड़ी फंडामेंटल क्लास है। चलें, आज का टॉपिक है कंप्यूटर। कल की क्लास हमने बताया था कंप्यूटर का क्या मीनिंग होता है। अगर आप कल की क्लास किए हो तो कमेंट करके लिखिए कि कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। तो कंप्यूटर का मीनिंग मैंने बताया था, आई होप आप कमेंट कर चुके होंगे। कंप्यूटर का क्या मीनिंग होता है, तो कंप्यूटर का मीनिंग मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, अभिकलित्र, गणना करने वाला या संगणक। हमने कल आपको यह भी बताया था कि कंप्यूटर का मीनिंग अभिकलित्र बता दिया जाए तो इससे आप संतुष्ट नहीं हो जाइएगा, सेटिस्फाइड नहीं हो जाइएगा, क्योंकि अभिकलित्र माने क्या ये भी आपको जानना बहुत अनिवार्य है। हमने कल की क्लास में बताया था एकत्रित, अभिक्रिया, एकत्रित, अभिक्रिया, एकत्रित, ये 3 प्रकार से 3 फेज में काम होता है, इसलिए इसका नाम हो गया अभिकलित्र। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में कंप्यूटर का मीनिंग होता है अभिकलित्र। और अभिकलित्र का तात्पर्य होता है, पहले तो एकत्रित होगा। ये एकत्रित क्या होता है, जो यूजर बाहर से डाटा इनपुट करेगा, सबसे पहले तो मेमोरी में होल्ड होगा रैम पर, और फिर वह प्रोसेस किया जाएगा यूजिंग द CPU प्रोसेस डिवाइस एज लाइक अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, वैसे कंप्यूटर के पास चीजों को कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस का नाम है CPU। और जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे पास आंख है, नाक है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वैसे कंप्यूटर के पास भी बहुत सारे माध्यम है जिससे बाहर से डाटा अंदर की ओर ले जाया जाता है। जैसे आपका जो स्टैंडर्ड सेंस ऑर्गन्स है वो आईज है, आंख सबसे महत्वपूर्ण साधन है सेंस ऑर्गन में। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में भी कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड। मतलब हम कीबोर्ड के माध्यम से बाहर से डाटा अंदर की दुनिया में ले आते हैं। अंदर आने के बाद वह कंप्यूटर के दिमाग के द्वारा, जिसे CPU कहते हैं, उसके द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, और फिर से वह प्रोसेस के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित रहे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एकत्रित, अभिक्रिया, एकत्रित। और इसी को संगणक भी कहते हैं हिंदी में, और संगणक का मतलब होता है संग्रह, गणना, संग्रह, इसीलिए उसको संगणक भी कहा जाता है। और कंप्यूटर को गणना करने वाला भी कहते हैं। आई होप आपको ये मीनिंग प्रीवियस लेक्चर में क्लियर आ गई होगी। मैं ये बात इसलिए रिवाइज किया कि जो आज पहली बार चैनल पे आए होंगे उनको कम से कम पीछे का बैकअप इतना लेके चले, जिससे कि आज की क्लास उनको डीपली समझ में आए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है, हम लोग जो जानना है या जो सीखना है वो सीखना है कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्या है, आइए बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। देखिए कंप्यूटर एक हेडिंग बनेगी,
पहला जो लाइन होगा हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैं एक एक लाइन लिखूंगा, एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा, जितना डीप में जाना होगा जाऊंगा, फिर दूसरी लाइन लिखूंगा। इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन लिख रहा हूं। मुझे आगे के लेक्चर में शायद मुझे ज्यादा लिखना हो तो मैं कोशिश करूंगा प्री राइट करके लाऊंगा, लेकिन आज मैं क्या करूंगा, ये शुरुआत की 2-4-5 लेक्चर क्लास लाइन बाय लाइन लिखूंगा, समझाऊंगा। चूंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, या मेरा लेक्चर वीडियो क्लास फर्स्ट टू लेकर एमसीए लेवल के स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो मैं क्लास फर्स्ट के लिए पहले काम करूंगा, फिर कुछ समय 2 के लिए, फिर 10th के लिए, फिर 12th के लिए, और फिर एमसीए और बीसीए वाले। ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर मतलब यहाँ पे संगणक है, आपने समझ लिया, क्योंकि पहले मैंने लेक्चर में बात किया था इसका मीनिंग क्या है। आप इसे कह सकते हो अभिकलित भी कह सकते हो, आप इसे गणना करने वाला ये भी बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर मतलब संगणक या अभिकलित या गणना करने वाला। आपको इस शब्द के बदले में अगर हिंदी इसको बोलना हो, हिंदी में बताना हो, तो तीनों शब्द में कोई एक शब्द ले सकते हो। लेने को कुछ लोग सीधे सीधे कंप्यूटर ही कह देते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा रूल है नहीं। आप कह सकते हो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, लेकिन ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। हिंदी में अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो संगणक या अभिकलित या गणना करने वाला। इज माने है, एन माने एक, इज माने है, इलेक्ट्रॉनिक माने विद्युतीय। विद्युतीय, विद्युतीय मतलब होता है जो विद्युत से चले, इलेक्ट्रिसिटी से जो चले। ठीक है। और मशीन का मतलब होता है यंत्र। अब हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है। आप बताइए, आपको इस लाइन में किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगा? बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होगा। अगर आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट होंगे तो बात क्लियर समझ में आई होगी। इंग्लिश में कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, हिंदी में संगणक एक विद्युतीय यंत्र है। आइए थोड़ा सा इसके ऊपर की बात करें। मैं आपसे कहूं, क्या मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ना कह के मशीन ही क्या कह दूं तो क्या प्रॉब्लम है? और छोटा डेफिनेशन हो जाएगा। कंप्यूटर इज, और अगर मैं यहां मशीन कह दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक हटा दो तो हमको एक वर्ड और हटा देना पड़ेगा। भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? मोस्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, और उनका ये मानना होता है सर मैं मीडियम, मेरा हिंदी मीडियम है या मेरा स्ट्रीम जो है वो नहीं है इंग्लिश मीडियम, तो मैं कैसे बातों को समझूं? तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बहुत छोटे से छोटे लाइन में, मतलब जितनी छोटी लाइन हो सकती है मैं उसके लिए आपके लिए करूंगा। तो आप कहोगे सर हाँ ये बढ़िया, कंप्यूटर इज अ मशीन, तो यहाँ पे एक एन कट जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की वजह से एन लगाया गया, नहीं एन लगाने की जरूरत ही नहीं था, हो जाता। लेकिन यहां पर मैं इसको हटा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं हटा पाऊंगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये मशीन है ना, मशीन 2 टाइप की होती है। पहले मशीन क्या है आइडिया आपके पास होना चाहिए। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप सुपीरियर स्टूडेंट्स हैं तो मशीन किसे कहते हैं बिना जाने आप कैसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर एक यंत्र है? यंत्र किसे कहते हैं या मशीन किसे कहते हैं, हमें पहले जानना होगा। तो आइए हम मशीन के बारे में एक्सप्लेन इस बोर्ड में करता हूं। मुझे जरूरत पड़ेगी तो यहाँ की चीजें यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपने कुछ कमेंट किया होगा मशीन के बारे में, डेफिनेटली सही किया होगा, फिर भी मेरा काम है आपको फिर से बताना। देखिए मैच कर लें आप। मशीन क्या है? तो मशीन इज अ डिवाइस। मशीन एक साधन है, डिवाइस का मीनिंग होता है जुगाड़, साधन, तरीका, युक्ति, चाहे जो आप कहें। मशीन मतलब होता है यंत्र। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, सर डिवाइस और मशीन एक ही है क्या? नहीं, ये दोनों वर्ड दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? मशीन का मतलब होता है कंप्लीट ग्रुप ऑफ डिवाइस, और डिवाइस का मतलब होता है पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द मशीन। जैसे बात करें हम, ये मेरे पास एक मार्कर है, आप इसे कुछ समय के लिए माने कि मशीन है, ठीक है, लेकिन ये मशीन है तो ये क्या है फिर इसका? और मैं और इसका पार्ट खोल सकता हूं आपके सामने, तो आप कहोगे सर दिस इज अ डिवाइस, और यह एक साधन है, और इस साधन की मदद से हम अपने इंक कैप को बंद कर लेते हैं, जिससे वेस्ट नहीं होता है, इंक ड्राई नहीं होती है और एक्स्ट्रा कहीं पे चल नहीं पाएगा। तो मतलब दिस इज आल्सो कॉल्ड टू दिस इज अ डिवाइस। और ऐसे तमाम डिवाइस से मिलके क्या बना है? कंप्लीट मशीन। आप समझ गए, जैसे बॉडी एक कंप्लीट मशीन है, हैंड, नोज,
हेड, स्टमक, ये सब उसके क्या है, उसके डिवाइस है। शायद ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। तो मशीन इज अ डिवाइस, मशीन एक युक्ति है, तरीका है, माध्यम है, साधन है, तरीका है, जुगाड़ है, जो मर्जी हो आप कहिए। आगे विच हेल्प टू डू एनी टास्क इजी, फास्ट एंड एक्यूरेट परफॉर्म। मतलब विच हेल्प टू डू, जिसकी मदद से एनी टास्क माने काम को, किसी काम को, इजी माने सरल तरीके से, फास्ट मतलब तेज से, एंड एक्यूरेट माने शुद्ध परफॉर्म माने पूरा करते हैं। आप जरा सोच के बताइए, मशीन माने यही तो होता है। यंत्र क्या होता है? यंत्र एक साधन है जिससे हम अपने कार्यों को तेजी से, शुद्ध और इजी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। और मशीन की बात करेंगे तो मशीन दो टाइप की होती है। वही बात जो मैं यहां लिखना चाहा और मैं क्यों नहीं हटा पाया। मशीन क्या है? मशीन दो टाइप की हो सकती है, एक मैनुअल मशीन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और मैं अगर यहाँ केवल मशीन कह दूं तो यहाँ पर संशय इस बात का हो जाएगा कि यहाँ पर दो छात्र जन्म लेंगे। एक छात्र वो जो समझ सकता है कि ये एक मैनुअल मशीन है, दूसरा छात्र वो समझ सकता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तीसरा छात्र एक और होगा जो दोनों समझता होगा, और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी लाइफ में। तो इसलिए हमें यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लगा के रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो मशीन कोई भी हो, यंत्र कोई भी हो, तरीका होता है और उसकी मदद से किसी भी काम को आसानी से, तेजी से और शुद्ध किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा, मशीन में जैसे कि नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू का रस जो निकाला जाता है वो मशीन से भी निकलेगा, हाथ से भी निकलेगा। हाथ से एक हो तो निकले। अगर आपका प्रोफेशन है कि रेगुलर आपको कभी नींबू के रस निकालने हो तो आप कैसे हाथों से कर पाएंगे कंटिन्यू, और कर पाएंगे तो फास्ट नहीं कर पाएंगे कंपेयर टू मशीन, और इजी नहीं कर पाएंगे, आपके उंगलियां दुखने लगेंगे, हाथ दुखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा, और उसके लिए उंगलियां नींबू गाड़ने के लिए थोड़ा बना हुआ है। उंगलियों का उपयोग ये तो जबरदस्ती आप कर रहे हैं, कंटिन्यू कितनी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस टास्क करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। मशीन को उसी अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है और इस कारण से बड़े इजी तरीके से काम कर लेगा और सबसे बड़े शुद्ध काम करेगा। जब हम अपने हाथों से कोई चीज करते हैं तो हमारे हाथों में डस्ट, जर्म और भी कोई इश्यूज हो सकते हैं, और जिस कारण से हमें एक्यूरेट काम करने के लिए, शुद्ध काम करने के लिए जब हाथों से आप निकालेंगे, अक्सर नींबू के बीज भी आपके पानी में या जहां पे आप निकाल रहे होंगे उसमें चले जाएंगे। लेकिन यदि ये मशीन से किया जाता है तो केवल जो नींबू का जाना चाहिए वही जाता है, और वो रस केवल जाएगा। उसके जो जीरे होते हैं जिसके अंदर वो पानी जैसा भरा होता है वो भी नहीं जाएगा जब आप मशीन का यूज करेंगे। देखिए एक्यूरेट की बात थी यहाँ पे। आई होप आपको आइडिया जनरेट हुआ कि मशीन हमारे जिंदगी में 3 काम करता है, वो इजी, फास्ट एंड एक्यूरेट। एक दूसरा एग्जांपल और लूंगा जिससे आप और बेहतर समझ में आए। एक सिलाई किया जाता है जिसे हम सीलिंग कहते हैं। सीलिंग करने के लिए, सिलाई करने के लिए आपने देखा होगा जो सिलाई करते हैं वो हाथों से भी सिलाई कर सकते हैं, सुइयों के माध्यम से। मैनुअली व्यक्ति होगा, वो सुई होगा, वो कपड़ा, उन तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे। कपड़े के ऊपर सुई ये यूजर चला रहा होगा। देख लीजिए एक बंदा ऐसा काम कर रहा हो, ठीक उसके बाद में मशीन कोई काम कर रहा हो, मशीन पे, सिलाई मशीन पे काम कर रहा हो। एक मैनुअल कर रहा हो, सिलाई मशीन पे कर रहा है। जो सिलाई मशीन पे करेगा वो इजी तरीके से करेगा, वो फास्ट करेगा और वो शुद्ध करेगा। लेकिन जो मैनुअली करेगा वो आसान नहीं करेगा, हार्ड वर्क करेगा और फास्ट नहीं, स्लो वर्क करेगा। एक्यूरेसी में उतना एक्यूरेसी नहीं कर पाएगा जितनी मशीनें करेंगे। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया। यस सर, मशीन 2 टाइप की होती है, एक होती है मैनुअल मशीन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैंने आपको बताया है कि आपको नोट्स मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स, आपको केवल सुनना है, समझना है, बस। आपको कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो स्क्रीन शॉट करके अपनी पढ़ाई के लिए आप लास्ट में कर लीजिएगा, लेकिन मैं वो भी नहीं कहूंगा कि जरूरत पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं और हमारे वर्ड और हमारे मार्कर के साथ कंटिन्यू जुड़े हैं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नोट्स की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। मैं आपको इतना बिलीव देता हूं, क्योंकि मैं अपने साइड से इतना हार्ड वर्क करूंगा कि आप केवल बैठे रहे चिप्स के साथ और फिर भी पढ़ाई कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं इस बात को
इतना इजी तरीके से आपको पढ़ना होगा। बस आपको कान अपने एक्टिवेट रखने पड़ेंगे, सुनना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, और कॉपी पेन के साथ रखना पड़ेगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसके लिए एक लेक्चर ले आऊंगा जो आपको कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मशीन आपको समझ में आ गया। फिर से लौट के आते हैं अपने इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब बात समझ में आएगी पूरी। अगर यदि किसी को मशीन ही न पता हो और आप उसे कहो कंप्यूटर एक मशीन है तो क्या एहसास करेगा, जरा समझो। मैं आपको इस बात को ऐसे समझाने का प्रयास करूं। किसी ने कहा, मैम ने बच्चों को पहली क्लास में बताया आम फलों का राजा है। अब ये वर्ड नहीं जानते हैं आप, तो बताइए आपको आम को लेकर क्या मन में एक भाव आएगा। जब राजा को पता होगा तब तो भाव आएगा, अच्छा राजा है मतलब सुपीरियर है। फिर आपके बाद प्रश्न भी आएंगे। अगर मुझे बात समझना हो कि आम कितना इंपॉर्टेंट है फलों में, तो हमें पहले राजा की खूबी पता होनी चाहिए क्या उन्हें। अगर आपको राजा नहीं पता है तो आपको कैसे समझ में आएगा। जैसे कोई बर्न में भी हो, पालने में हो, आप कहते हो तुम चोर हो या तुम चोरी करोगे या तुम चोर बनोगे, वो और पैर मार के हंस के रोएगा। आप उसको गाली दो फिर भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली उसका मीनिंग नहीं पता है, और जिसको मीनिंग नहीं पता तो उसके लिए कोई मतलब नहीं हुआ वो। और ठीक आपके लिए भी लाइन बिल्कुल मतलब की नहीं होती जब आपको मशीन नहीं पता होता। और इसी तरीके को कहते हैं डीप नॉलेज। और इसी तरीके से आप लेते हैं डीप नॉलेज तो आप हो जाएंगे डेफिनेटली डिफर टू अदर। आपको इस तरीके से पढ़ाई करने से डेफिनेटली आप थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन लाइफ टाइम के लिए वो कंप्लीट पढ़ेंगे। आप इसका एहसास करना शुरू कर दिए होंगे। चलिए, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। कंटिन्यूअस 10 से 15 लेक्चर हम लोग देखेंगे तो आपको एक नया फीलिंग आएगा कि दैट्स अ गुड टेक्निक फॉर टीचिंग। यही टीचिंग का टेक्निक सही होगा। मैं अपने लिए कुछ आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं दिस इज अ कंप्लीट नॉलेज, दिस टाइप ऑफ टीच मैन। अगर हमें पढ़ाना हो तो हम अपनी पूरी जिम्मेदारी अपनी तरफ ले लें, बच्चों की तरफ ना दें। लेकिन बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि आपको ईमानदारी से सुनना और देखना नहीं। आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं कि सर तो पूरी एनर्जी अपने उधर यूज कर रहे हैं, बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं, साथ साथ देखें। तो आई होप अब लाइन आपको समझ में आ गया। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दूसरी बात मैं कर रहा हूं कंप्यूटर संपर्क में, देखिए क्या लिख रहा हूं। इट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर। दूसरी लाइन क्या कहा गया देख लीजिएगा। इट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर। इट किसके लिए कहा जा रहा है? कंप्यूटर के लिए कहा जा रहा है। टेक्स माने लेता है, क्या लेता है? डाटा और इंस्ट्रक्शन, दो चीज है। और मुझे पता है दोनों शब्द के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, और आपको ये एहसास हो जाएगा नहीं मुझे पता है। डेफिनेटली आपको नहीं पता है, मान के चलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें बहुत डीप में आदत है आपको ले जाने की, और डेफिनेटली आपको समझना भी चाहिए डीप में। इट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर। आप इस लाइन का मतलब हुआ यह जो कंप्यूटर है इसको चाहिए दो चीज। क्या चीज चाहिए? एक तो डाटा और दूसरा इंस्ट्रक्शन। ये डाटा और इंस्ट्रक्शन अगर आप दोगे तो अपने पास स्टोर कर लेगा। मैं कहूं आपको चाहिए तीन चीज। आपको मतलब पूरे ह्यूमन प्रजाति को चाहिए तीन चीज। जरा बताइए कौन तीन चीज चाहिए, कमेंट कर लिखिए जरा। आपकी क्या नीड है? कंप्यूटर को तो बाद में पढ़ते हैं, हम आपसे पूछते हैं अगर आप ह्यूमन हैं तो आपको ह्यूमन टेक्स क्या चीज स्टोर करता है? थ्री थिंग्स। अगर आप ह्यूमन हैं तो आपको चाहिए हवा, पानी, भोजन। ये आपकी नीड है। दिस इज अ बायोलॉजिकल नीड। आपको ये लेना ही लेना है, क्योंकि इसको लेंगे तो आपके पास कुछ स्टोर होगा, और जब वो स्टोर होगा तो आप कुछ करते नजर आएंगे। ये सिर्फ लेते हैं तो क्या स्टोर होता है ये बता दीजिए। फिर एनर्जी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? एनर्जी। हवा, पानी और भोजन, इनका जब आप अपने पास संग्रहण करते हैं तो आपके पास एक नया चीज मिलता है और वो बनता है एनर्जी। अब इस एनर्जी का उपयोग आप अपने जीवन को बनाने के लिए भी कर सकते हैं, और इस एनर्जी का उपयोग आप अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी अपने आप में ये नहीं कहती कि इसका उपयोग कौन करे, उसका काम है, बन गया है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस एनर्जी का उपयोग करना है आपको कि दुरुपयोग करना है आपको। तो एग्जैक्टली इस बात से समझिए। यहां पर कंप्यूटर को दो चीज चाहिए केवल आपसे, यूजर से। आपको अपने जीवन में तो तीन चीज चाहिए था, हवा, पानी, भोजन। यहाँ पे दो चीज चाहिए, एक डाटा, दूसरा इंस्ट्रक्शन। और मान चल रहा हूं आपको दोनों शब्द के बारे में नहीं पता है, बस
आइए पहले इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाइन और है, जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए इसको टारगेट बनाया था, एक्सप्लेन किया, वैसे हम लोग अभी डाटा और इंस्ट्रक्शन दो चीज है, इसको समझने के लिए फिर से बगल में बोर्ड में जाएंगे। चलिए आते हैं, इस बात को समझते हैं। आपको बस थोड़ा सा लेक्चर है, लेकिन कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि आप डाइवर्ट हो जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे इस क्लास को। आगे आते हैं और लेते हैं हम लोग डाटा के बारे में। देखिए हमें पता है सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन जाए, कुछ लोग इसे डेटा प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, कुछ लोग इसे डाटा प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। मैं पहले इस पे जिक्र करूंगा प्रोनाउंसिएशन पे, क्योंकि स्पेलिंग तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, डाटा सही लिख लेते हैं। याद रखना, अगर इसका सही स्पेलिंग के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन होता है तो हम लोग इसका सही प्रोनाउंसिएशन डेटा नहीं बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। ठीक है, डेटा नहीं, कौन? डाटा। क्लियर? और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो डाटा है ना, ये सिंगुलर टर्म नहीं है, ये प्लूरल टर्म है। सर सिंगुलर प्लूरल के बारे में तो आई होप आपको आइडिया होगा ही, एक वचन और बहुवचन। जैसे बॉय कह रहा हूं तो कोई एक लड़का होगा, और गर्ल कह रहा हूं तो कोई एक लड़की होगी। लेकिन मैं बॉयज कह दूं, इसका मतलब कि ग्रुप ऑफ बॉयज। अगर मैंने बॉयज कह दिया है तो बहुवचन कह दिया है, और बहुवचन में 2 से लेकर अनंत तक हो सकते हैं, इसकी काउंटेबल मुझे नहीं पता। और गर्ल्स मैंने कह दिया है तो 1 से तो ज्यादा है, ये बात तय हो चुकी है। कितनी है वो तो गिनती करके आपको पता चलेगा, लेकिन वो बहुवचन कहलाएंगे। ठीक है, वो मल्टीपल हो गए। तो डाटा अपने आप में सिंगुलर वर्ड नहीं है, डाटा प्लूरल है। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप कभी ना कभी अंग्रेजी पढ़ के आए हैं तो डाटाज बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि आप एस लगाते हैं। कहते सर एक है तो डाटा है और डाटाज दे दीजिए मुझे, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन करें और गलत समझे। इसके लिए आप समझिए डाटाज नहीं कहिए। इसीलिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, डाटा अपने आप में खुद प्लूरल है, प्लूरल का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, आप समझिए डाटा का, ये डाटा प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होगा? डाटम होगा। क्या होगा? डाटम होगा। डाटा वर्ड क्या है? डाटा आपका प्लूरल टर्म है। डाटा का सिंगुलर अगर जानना होगा तो डाटम कहेंगे। आई होप ये शब्द नया है तो आपको समझ में कम आएगा। मैं आपको आपके ही दुनिया में ले चल के पहले आपके तरीके समझाता हूं, तो शायद हमें इसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी समझाने की, स्वतः समझ जाएंगे आप। आइए, हम 2 बात तो कर लिए, एक तो प्रोनाउंसिएशन की बात कर लिया, प्रोनाउंसिएशन में से डाटा बोलेंगे। दूसरी बात हमने कह लिया कि डाटा अपने आप में प्लूरल है, हम डाटाज कभी ना कहें, क्योंकि डाटा का सिंगुलर डाटम होता है, डाटा अपने आप में प्लूरल टर्म है। ये बात क्लियर कर दिया। मैं अब यहीं से इसको छोड़ रहा हूं, मैं आपके दुनिया में दाखिल होने जा रहा हूं, आपके नॉलेज के साथ मैं आना चाहता हूं, जिससे आप समझ पाए। क्योंकि देखिए कोई चीज समझने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो पहले सोना चाहिए, और मैं अपने वाले से ही अपना वाला समझाऊंगा तो आपके पास तो मेरा वाला है ही नहीं जो आप समझेंगे। आपके पास जो है नॉलेज, उसी नॉलेज से मैं इस नॉलेज को कोलैप्स करके अपने साथ में डाल दूंगा आपके दिमाग में, और बात समझ में आ जाएगी। चले समझिए, आपने जरूर देखा होगा एक वर्ड होता है अक्षर। अक्षर आपको पता होगा, अक्षर जो होता है उसके, अक्षर एक कंबाइंड वर्ड है, ध्यान रखना इस बात का। अंग्रेजी में कैरेक्टर कहते हैं, हिंदी में से अक्षर कहते हैं। और अक्षर कह के आपने 3 लोगों को निमंत्रित कर दिया, आमंत्रण दे दिया। सर अक्षर तो एक कह रहा हूं, 3 लोगों को आमंत्रित कैसे कर दिया? एक्चुअली में अक्षर अपने आप में कंबाइंड वर्ड है। अभी अगर आप नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं फिर से मैं समझाऊं। अगर मैंने कह दिया पेरेंट्स, तो बताइए कितने लोग को मैंने बात कर दिया? हमने डेफिनेटली 2 लोगों को बात कर दिया। तो यहाँ पे पेरेंट्स जो टर्म है वो क्या है? पेरेंट्स अपने आप में एक शब्द है, लेकिन इस शब्द के पीछे 2 लोग छुपे हुए हैं, एक ममा और दूसरे पापा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का मतलब ही होता है प्लूरल टर्म। पेरेंट्स अपने आप में प्लूरल टर्म है। ठीक उसी तरह से अक्षर अपना एक कंबाइंड वर्ड है, और इस कंबाइंड वर्ड का मतलब 3 लोग हो सकते हैं। आपने 3 को परमिशन दे दिया। अक्सर आपने देखा होगा जब अपना पासवर्ड सेट करते होंगे तो कंप्यूटर में या मोबाइल में कहता है कि 8 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड लगाओ। तो जरा देखिए, आपको कैरेक्टर का मतलब आपने 3 लोगों का निमंत्रण कर दिया या आमंत्रण कर दिया, और वो 3 कौन कौन है इनके परिवार में हम आपसे बताते हैं। एक तो है अंक, एक है वर्ण, और एक है चिन्ह। आपने अक्षर कह के
तीनों को आमंत्रण कर दिया है। कोई एक, अक्षर का मतलब तो अकेला है, अक्षर का मतलब अकेला, लेकिन अकेले में इन तीनों में से कोई एक। अगर आपको मैंने कहा एक अक्षर लिखने की परमिशन है, आइए हमारे व्हाइट बोर्ड पे लिखिए या कमेंट लिखिए कोई भी एक अक्षर आप अपने चैट बॉक्स से। तो जरा बताइए, आप केवल एक ही टाइप करिएगा, तो या तो आप मुझे सिंबल टाइप करके कमेंट करेंगे, या तो मुझको आप कोई एक लेटर, मैं अंग्रेजी में लिख दूं, क्योंकि मैंने बताया एकदम जीरो से हीरो लेवल की बात करूंगा, वो वादा ना टूटे आपका। लेटर और सिंबल, हम चिन्ह को सिंबल कहते हैं अंग्रेजी में, वर्ण को लेटर कहेंगे और अंक को डिजिट कहेंगे। और यदि आपने अक्षर कह दिया तो आपने तीनों को कह दिया है, लेकिन अक्षर का मतलब अकेला। अब अकेले में ये नहीं बता, जब मैंने कहा स्टूडेंट कम हियर, अंग्रेजी का एक सेंटेंस है स्टूडेंट कम हियर, मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं, छात्र यहां आए, तो मैंने एक कहा, छात्रों नहीं कहा, मैंने छात्र कहा ना, या स्टूडेंट कहा, स्टूडेंट कहा नहीं, तो कोई एक आएगा, लेकिन बताओ इसमें कौन लोग आएंगे, ये तो कोई तय नहीं है। हमने कहा कोई एक स्टूडेंट कमेंट करे हाय, करना नहीं है, याद रखना, मैं बता रहा हूं, एक स्टूडेंट करे हाय, तो आप बताइए जितने भी एट द सेम टाइम व्यूअर्स होंगे वो कोई एक ही तो करेगा, लेकिन कौन करेगा, क्या मैंने बाउंड्री किया, नहीं किया, मतलब एट द सेम टाइम जितने भी होंगे इस व्यूअर्स में वो सबको अधिकार हो गया। अब उसी तरह अक्षर में 3 लोगों का अधिकार है, एक समय में एक अगर आपको अक्षर लिखने का कहा जाएगा तो इन तीनों में से कोई एक अक्षर लिख सकते हैं और तीनों को अक्षर कहते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आया, ठीक है। और हम जिसकी बात करके आगे बढ़ाएंगे, केवल वर्ण को लेके चलूंगा मैं, अब यहीं से चिन्ह और अंक को छोड़ रहा हूं, ठीक है। और मैं आपसे बताऊं कि अंक की अगर बात करूं तो अंक किसे कहते हैं, 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं, बस 9 के बाद क्या होते हैं आप कमेंट करके लिखिए। अगर 0 से लेके 9 तक मात्र अंक होते हैं तो 9 के बाद और जितनी भी गिनती है, काउंट है, उनको क्या कहते हैं, उन्हें संख्या कहते हैं। संख्या अंकों का समूह होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ये जो अंक है ये आगे चल के क्या हो जाएगा, संख्या। संख्या क्या है, अंक का प्लूरल है, बहुवचन है, डिजिट का, ठीक है, उसे संख्या कहते हैं। और इसी तरह वर्ण का प्लूरल क्या है, वर्ड है, शब्द। जो वर्ण है, लेटर है, लेटर का कलेक्शन क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है, ये इसका प्लूरल है सर। अब प्लूरल किसका है, लेटर का प्लूरल क्या है, वर्ड है, और अंक का प्लूरल क्या है, संख्या है, ध्यान रखना। और सिंबल का प्लूरल तो कुछ नहीं हो सकता है, जो सिंबल के साथ में कोई चीज लिखा नहीं जाता है, जनरली सिंबल का सिंबल ही होता है, उसका कोई प्लूरल नहीं है, क्योंकि पार्टिकुलर एक का यूज होता है, 2 का यूज होता नहीं। अगर आप कहें तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनका 2 के साथ यूज किया जाता है तो एक ही सिंबल कहा जाता है, जैसे कि ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो आप इसे प्लूरल कह सकते हो, लेकिन याद रखें यहाँ प्लूरल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक ही सिंबल है, 2 सिंबल नहीं है। तो यहां पर आप समझ में आ गया लेटर और वर्ड में क्या डिफरेंस है और अंक और संख्या में क्या डिफरेंस है। ये बहुत छोटी बात है, आई होप आपको पता होगा, लेकिन हमें सबको लेके चलना है, इसलिए बातें जरूर करेंगे। और अगर आपको याद भी आ गया होगा, रिकॉल आ गया हो, तो थैंक यू, तो आप लिख ही दीजिए कि आपने बहुत पहले से पढ़ रखा था, फिर से आपको इस लेक्चर के माध्यम से रिकॉल हो गया, कोई बात नहीं। चले आगे टॉपिक में। हम बात अभी सबको छोड़ रहा हूं, चिन्ह को, अंक को मैं लेके चल रहा हूं, वर्ण को, लेटर को। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि वर्ण से मिलकर क्या बनता है, आपको बता देना होगा सर वर्ड बनता है, शब्द। बिल्कुल सही आपने कहा, वर्ण से मिलकर क्या बनता है, शब्द का निर्माण होता है। अच्छा सर, जैसे वर्ण से मिलकर शब्द बनता है वैसे शब्द से मिलकर क्या बनता है, वाक्य का निर्माण होता है। जैसे शब्द से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो अनुच्छेद का निर्माण होता है। और अनुच्छेद से मिलकर किसका निर्माण होता है सर, पृष्ठ का निर्माण होता है। ये मैं सब बता रहा हूं, मैं आपको कितनी बार कमेंट करने के लिए कहूंगा, आप कंफ्यूज ना होइए, आप समझते रहिए, नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए, और रिकॉल हो रहा तो उसके लिए थैंक यू, बाद में बढ़ना अभी नहीं। वर्ण से मिलकर क्या बनता है, शब्द, शब्द से मिलकर बनता है वाक्य, वाक्य से मिलकर बनता है अनुच्छेद, अनुच्छेद से मिलकर बनता है पृष्ठ, और पृष्ठ से मिलकर बनता है पाठ, और पाठ से मिलकर बनती है किताब। देख लीजिए सबका कलेक्शन सबके साथ है। कोई कहे किताब किससे कहते हैं तो आप कहो पाठों के समूह को किताब कहते हैं,
किताब एक पार्ट की भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली हुई नहीं है, लेकिन होने को एक पार्ट की भी किताब हो सकती है और वो अनकाउंटेबल पार्ट की भी किताब हो सकती है ना। अच्छा, पार्ट किसका समूह हो सकता है? पृष्ठ का। वो एक पार्ट एक पृष्ठ का भी हो सकता है और से एक पृष्ठ से ज्यादा भी हो सकता है। मोस्टली आपने देखा होगा बचपन से लेकर अभी तक ज्यादातर कविता हमारी जिंदगी में जो पाठ के रूप में आई है वो एक पृष्ठ में ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो और आगे कुछ मोरल स्टोरीज होती हैं या फिर और कुछ बातें होती हैं चैप्टर में, वो कई पृष्ठ तक जाते हैं एक पार्ट पूर्ण होने में। तो आई होप आपको पता चला होगा कि पार्ट किसका समूह होता है? पृष्ठ का। और पृष्ठ भी किसका समूह होता है? अनुच्छेद का समूह होता है। अनुच्छेद को अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी अगर बताना चाहूं तो मैं बता दूं, एक बार सुन लो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि मुझे सबके लिए काम करना है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे जिस लेवल का आप स्टूडेंट हो। वर्ण को हम लोग लेटर कहते हैं, शब्द को वर्ड कहते हैं, इसको सेंटेंस कहेंगे, इनको पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ जिसे कहा करते हैं आप हिंदी इंग्लिश में, वो इंग्लिश टर्म है, उसे हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। जिसे आप पेज कहा करते हैं उसे हिंदी में पृष्ठ कहेंगे, और जो हम लेसन कहते हैं उसे पाठ कहते हैं, और जिसे हम लोग किताब बुक कहते हैं उसे किताब कहते हैं। इसको हम बुक कहेंगे, इसको चैप्टर और लेसन अलग अलग चीज है। मैथ में इसी चीज को चैप्टर बोलते हैं और वैसे हम लोग लेसन बोलते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, बात करेंगे कभी। पृष्ठ जो होता है उसे हम पेज कहेंगे, इसको पैराग्राफ कहेंगे, वाक्य को सेंटेंस कहते हैं, और शब्द को वर्ड कहते हैं, और वर्ण को लेटर कहते हैं अंग्रेजी पद्धति में। ध्यान रखना, हम सबसे पहले आपसे बात हिंदी में करेंगे, फिर अंग्रेजी में करेंगे, फिर मिक्सअप करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें 3 तरह के वीडियोस देखने वाले बच्चे एक से साथ में बैठे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, बड़े वालों को बच्चे नहीं कर रहा हूं, वो बड़े भी जो हैं वो देख रहे हैं और छोटे के लिए देख रहे हैं। मैं काम किसके लेवल पे कर रहा हूं? छोटे लेवल पे कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलें। तो आप देख रहे हैं कि किताब बिना पाठ के अधूरा है, पाठ बिना पृष्ठ के अधूरा है, पृष्ठ बिना अनुच्छेद के अधूरा है, अनुच्छेद बिना वाक्य के अधूरा है, वाक्य बिना शब्द के अधूरा है, शब्द बिना वर्ण के अधूरा है। अब मैं पूछूंगा वर्ण किससे मिलकर बनता है? तो वर्ण लाइनों के समूह से मिलकर बनता है ना। आप कोई भी वर्ण बनाए होंगे अंग्रेजी में या हिंदी में तो लाइन से बनता है, ध्यान रखना। लाइन कई प्रकार की होती है, जब आपको रेखा किसे कहते हैं, रेखा कितने प्रकार की होती हैं। अगर हम बात करें शुद्ध, अगर एक हिंदी का लेटर है तो आप देख लीजिए, एक खड़ी लाइन है, एक पड़ी लाइन है, एक गोला है, और ये तो देखिए रेखाओं से तो बना। तो एक्चुअली में वर्ण किससे मिलकर बनता है? रेखा से मिलकर वर्ण बनता है। अगर आप उसके पीछे जाना चाहें तो अब इसके पीछे जाना चाहेंगे, चाहे जहां तक जाएंगे, एक टाइम आपको आएगा इनिशियल स्टेज, कहीं ना कहीं से तो निर्माण होना शुरू हुआ होगा, तो यहीं से शुरू होता है निर्माण। अब आप फर्स्ट क्लास में सबसे पहले यही लाइन, खड़ी लाइन, पड़ी लाइन, मूविंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये तमाम तक कर्सिव लाइन, ये सब लाइन बनाना सीखा होगा। उसके बाद आपने अपनी जिंदगी में वर्ण बनाए होंगे, फिर मैम ने कहा होगा उस शब्द बताते हैं, फिर मात्राओं और शब्दों के साथ आप वाक्य का निर्माण किए, और ऐसे जिंदगी में आज आप किताब तक गए। जैसे दिस इज द इनिशियल स्टेट, शुरुआती चीज है, वैसे दिस इज द एंडिंग स्टेट। किताब से मिलकर क्या बनता है? किताब से मिलकर कुछ नहीं बनता। कुछ स्टूडेंट्स समझेंगे लाइब्रेरी बनता है, नहीं, किताब से मिलकर लाइब्रेरी बनता है। किताब का रखने का स्थान एक लाइब्रेरी होता है, वो मिलकर नहीं बनता है ना। किताब से इंसान बनता है, एक बेहतर इंसान बनता है, ये पता है, लेकिन ये कंसेप्चुअल है, इसके आगे मुझे जाना नहीं है। किताब से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे आप जैसे ग्रेट मैन ऑफ द एनी टाइप्स, आप किसी भी टाइप के हों और किसी भी कंट्री को, वो बनते हैं, निर्माण होते हैं। चले, आई होप ये बात समझ में आया होगा। अगर आपको सच में ये बात समझ में आ गई तो अब मैं एक बार फिर बता दूं, रेखा सबसे इनिशियल स्टेज होती है, उससे मिलकर वर्ण बनता है। वर्ण में भी अगर मैं रेखा और वर्ण के बीच में अगर जाऊं तो एक खंडन होता है, ध्यान रखना। अगर मैं, और आप चाहते नहीं सर एक चीज मिस कर रहे हैं, इसके बीच में खंडन होता है, तो खंडन होता है, खंडन का मतलब होता है जब भी आप कोई बोलते हैं वर्ण तो उसमें जो आवाज निकलती है 3 स्टेप में, 2 स्टेप में, उसे खंडन कहते हैं। और इसके बीच में एक चीज और होता है खंड, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और शब्द के बीच में एक सेमी वर्ड होता है, अर्ध शब्द होता है, आपको पता होगा। वर्ण के बाद अर्ध वर्ण होगा, जैसे कि पॉसिबल, आप जानते हैं पॉसिबल माने असंभव, तो आई एम लगा देते हैं आगे। तो आई एम क्या है? आई एम आपने सुना होगा सफिक्स, प्रीफिक्स। वो प्रीफिक्स या सफिक्स शब्द नहीं होते हैं, वो शब्दांश होते हैं, उन्हें शब्द का टुकड़ा कहते हैं। और हम उस
शब्द के अंश को किसी शब्द के आगे और किसी शब्द के पीछे लगा के हम लोग उसको यूज करते हैं, जिसे अफिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। अफिक्स में दो टर्म हो सकते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स। अफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, जिसे हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं हिंदी में। हम इतने डीप नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ के बाद डेफिनेटली आपको बात क्लियर समझ में आ जाए। चले, ये बात तो रही आपके जीवन का। आई होप ये बात आपको रिकॉल हो गया होगा। जैसे आप प्राइमरी क्लास में पढ़ रहे थे वैसे आप महसूस कर रहे होंगे इसमें पढ़ के। हम आपको वो रिकॉल करने का एक रीजन था, और आइए मैं आपको उसी आपके ही आइडिया के, आपके ही अतीत के अनुभव से, अतीत के ज्ञान से मैं आपको ये चीज समझाने में सफल होने जा रहा हूं। जरा देखिएगा, मैं केवल लिखूंगा और आई होप आप समझ जाएंगे बिना बताए, और आप कोशिश करिए। मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट समझ जाते हैं। INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के बाद इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के बाद जो होता है उसे कहेंगे प्रोग्राम, और प्रोग्राम के बाद जो होगा उसे हम लोग कहेंगे सॉफ्टवेयर। WARE लास्ट में अगर आपको राइट नहीं दिखाई दो, WARE सॉफ्टवेयर। इसे हम प्रोनाउंसिएशन में सॉफ्टवेयर नहीं सॉफ्टवेयर बोलेंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। चले, डजंट मैटर, प्रोनाउंसिएशन का लेना देना नहीं है। आप हमको सच बताइए, अगर आपको ये बात समझ में आई थी ये, तो क्या ये बात समझाने की जरूरत है? बस आपको मैं एक एंगल बता दूं, आप खुद ही ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, और बहुतायत स्टूडेंट समझ गए होंगे, डेफिनेटली समझ गए होंगे। सर, हमारी दुनिया में जैसे मैंने वो पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ चीज से कोई चीज बनती है, मैं समझ गया आपके कंप्यूटर दुनिया में, आपके नहीं, मैं आपकी भी दुनिया है कंप्यूटर। आपके दुनिया में सर डाटा से मिलकर इंस्ट्रक्शन बनता है, इंस्ट्रक्शन से मिलकर इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम का कलेक्शन सॉफ्टवेयर बनता है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। ये है कंटेंट। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में ये छोटी यूनिट होता है। डाटा किससे मिलकर बनता है? डाटा किसी से मिलकर नहीं बनता है। डाटा यूजर के मस्तिष्क की भावनाएं होती हैं, जो चाहे। जैसे मैं इसमें क्या टाइप करना चाहूं तो आप बता नहीं सकते। मैं देखो आर टाइप किया, ए टाइप किया, जे टाइप किया, राज, है ना? कैसे पता था? ये मेरा सोच है, यूजर जो चाहे वो इंटर करे। कंप्यूटर में जो भी बाहर की दुनिया से बाई यूजर लेकर अंदर की दुनिया में आ रहा है वो डाटा कहलाएगा। वही डाटा आगे चल के क्या बन जाता है? इंस्ट्रक्शन बन जाता है। वही इंस्ट्रक्शन आगे चल के इंफॉर्मेशन बन जाता है, और वही इंफॉर्मेशन आगे चल के प्रोग्राम बन जाता है, और वही प्रोग्राम जाके आगे सॉफ्टवेयर बन जाता है। आई होप ये बात आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। तो ये रही कहानी इसकी। सॉफ्टवेयर बिना प्रोग्राम के नहीं बनेगा, प्रोग्राम बिना इंफॉर्मेशन के समूह के नहीं बनेगा, और इंफॉर्मेशन बिना इंस्ट्रक्शन के समूह के नहीं बनेगा, और डाटा बिना यूजर के इनपुट किए गए, चाहे ऑटोमेटिकली सेल्फ इनपुट हो। आजकल तो सेल्फ इनपुट हो रहे हैं, क्योंकि मशीन ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म कर रहा है एआई की मदद से। वहां बिना इनपुट किए इनपुट कर लेगा। जैसे एक रोबोटिक है, आपको देख रहा है और तुरंत ड्रा कर रहा है। देखिए, आपने इनपुट नहीं किया, ऑटोमेटिकली इनपुट कर लिया, लेकिन फिर भी चाहे सेल्फ इनपुट किया जाए, चाहे मैनुअली इनपुट किया जाए, बिना इनपुट के डाटा का कोई रोल नहीं है। आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया। ये होते हैं डाटा। अब यहां आते हैं हम लोग, समझ में दोनों लाइन आ गया होगा। अच्छा, समझ गया सर। कंप्यूटर में दो चीज हम लोग पास करते हैं, एक डाटा, दूसरा इंस्ट्रक्शन। सर, इन दोनों में केवल डिफरेंशिएट थोड़ा सा कर दीजिए। तो मैं कहूं कि देखिए, 3 क्या है? डाटा है। 2 क्या है? डाटा है। सॉरी, प्लस क्या है? डाटा है। 2 क्या है? डाटा है। इक्वल टू क्या है? डाटा है। जो डाटा अकेला होता है, मैंने कहा देखो डाटा वर्ण सबसे अकेला जो होता है, वर्ण अकेले होते हैं, डाटा भी अकेला होता है। तो अच्छा, इससे पहले भी सर बता दीजिए, डाटा प्लूरल था। एक टर्म और आगे आ जाइए आप लोग, डाटम। ये क्या है? डाटम है। ये क्या है? ये भी डाटम है। ये भी क्या है? डाटम है। ये भी क्या है? डाटम है। इस समय यह डाटम एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन बन गया किसी के लिए। आप भी अगर सॉल्व करने वाले होंगे, मैथ के स्टूडेंट होंगे, तुरंत 5 बता देंगे। क्यों? क्योंकि आप एज इंस्ट्रक्शन इसे रीड कर लिए। जैसे आप रीड कर लेते हैं कंप्लीट हो जाने के बाद डाटा के समूह को, वैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम भी सेंस कर लेता है कि ये मेरे लिए इंस्ट्रक्शन है, मुझे ये करना है। और उसको मात्र यही इंतजार था कि इक्वल टू का प्रेस करो, और बिना इक्वल टू किए तब तक इंतजार करता रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो पता नहीं आप क्या इंटर करना चाहते हो ऑपरेटर, और कुछ जोड़ना चाहते हो, +3 मल्टीप्लाई। जैसे आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, कंप्यूटर को ये आइडिया लग जाएगा। और कौन आइडिया लगाता है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। उसके बारे में डीप में बात करेंगे। वो आपको बता देगा कि 3 + 2 वर्ड्स, और तुरंत इस पे प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है? यही देखिए, कंप्यूटर पहले इसको क्या करेगा? स्टोर करेगा।
फिर इस पे प्रोसेस करेगा और फिर 5 को भी अपने पास स्टोर करेगा। इसीलिए तो इसका नाम अभिकलित्र है या फिर इसका नाम संगणक है। जब मैंने कल के लेक्चर में इसी को समझाया था। व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड टू संगणक। इसे संगणक क्यों कहा गया? क्योंकि यह पहले स्टोर करेगा आपके द्वारा दिया गया डाटा इंस्ट्रक्शन को, फिर उस पर प्रोसेस करेगा, फिर उसी आउटपुट को अपने पास सेव भी कर लेगा। आप जब जरूरत हो तो पा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये लाइन भी अब आपको क्लियर समझ में आया। डाटा ही आगे चल के क्या बन जाता है? इंस्ट्रक्शन बन जाता है। और डाटम आगे चल के क्या बन जाता है? डाटा बन जाता है। ये डाटम थे, ये डाटम थे, डाटम थे, ये डाटा भी है और एज इंस्ट्रक्शन भी है। तो कंप्यूटर को या तो डाटा दे दीजिए और या तो इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, या दोनों आप डाटा के बाद इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उसके पास स्टोर कर लेता है। अच्छा, स्टोर कर तो लेता है, लेकिन आगे की बात मैंने ये और ये नहीं बताया है। आगे लाइन बात कर रहा हूं मैं, तीसरी लाइन। मैं तीसरी लाइन लिखूं इससे पहले दोनों लाइन को एक साथ ज्वाइन कर दूं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है। इट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर। यह यूजर से डाटा और इंस्ट्रक्शन लेगा और अपने पास क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। अभी मात्र स्टोर किया है, आगे क्या होगा? इट डू सम। यह कुछ करेगा किस पर? जो आपने स्टोर कराया है, जो आपने इनपुट किया है। इट डू सम अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क परफॉर्म। आपसे आपका डाटा तो लिया उसने, या इंस्ट्रक्शन तो आपका समझ गया, स्टोर कर लिया। आप क्या करेगा उसके ऊपर? उसके ऊपर दो प्रकार के कैलकुलेशन एक्चुअली में एक कंबाइंड टर्म है। कैलकुलेशन में दो चीजें हो सकती हैं, तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है तो लॉजिकल कैलकुलेशन। इन द होल वर्ल्ड ऑफ द एजुकेशन के जगत में मात्र गणनाएं दो प्रकार की होती हैं। पूरे वर्ल्ड में गणनाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। या तो वो गणितीय गणनाएं होंगी, अंक गणितीय गणनाएं होंगी, या फिर तार्किक गणनाएं होती हैं। दोनों में अंतर क्या है? तार्किक गणनाएं जो होती हैं वो आपको परिणाम के तौर पे सत्य या असत्य देती हैं, और जो गणितीय या अंकगणितीय होते हैं उसका जो परिणाम मिलता है वो अंकों में मिलता है या फिर वो संख्याओं में मिलता है, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसमें। फिर बात शायद समझ में आ गया। फिर मैं बोलूंगा अर्थमेटिकल मतलब अंकगणितीय में जो परिणाम मिलता है वो संख्या मिलती है या अंक मिलता है। लेकिन तार्किक कैलकुलेशन जब भी आप करेंगे, गणना करेंगे, तो उसका जो उत्तर मिलेगा या तो यस मिलेगा या तो नो मिलेगा, है ना। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, पूरे ब्रह्मांड में ऑल ओवर यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में केवल गणनाएं मनुष्य ही प्रजाति ऐसा था तो दोनों गणनाएं करने में सक्षम रहा। और अभी नहीं, मात्र 1000 साल पहले से नहीं, उसके पास केवल लॉजिकल गणनाएं थी और अर्थमेटिकल नहीं था। लेकिन आज के 1000 साल पहले की बात है, हम लोगों के हाथों में कलम आई और कॉपी आया, और हम लोगों ने कॉपी कलम के माध्यम से गणनाएं करना सीखा, और यहीं पर सीखा अंकगणितीय गणनाएं। हालांकि इससे पहले तार्किक तो कर लेते थे, लेकिन अंकगणितीय गणनाएं हमारे जिंदगी में नहीं था। और हमारे जानवर के पास जितने भी जानवर हैं, और मैं तो कहूंगा कि जो पादप भी हैं, वो भी तार्किक अपनी गणनाएं करते हैं। आप कहोगे सर बिल्ली मेरी कैसे करती है गणनाएं, जरा बताइए। आप बिल्ली को दरवाजा बंद कर लीजिए तो दरवाजे से निकलने का प्रयास ना करके वो झरोके से निकलने का प्रयास करेगी। ये क्या है? तार्किक नहीं तो क्या है? वो अपना तर्क लगाएगी डेफिनेटली। और आप समझ गए होंगे कि जानवर के पास भी तार्किक बुद्धि होती है, आपके पास भी है। हम इसीलिए जानवर से इंसान की ओर शायद ट्रेवल कर गए, क्योंकि हम लोगों की गणनाएं अंकगणितीय हो गई, और हम लोग अंकगणितीय गणनाओं के साथ साथ तार्किक कर लेते थे। मतलब पूरे यूनिवर्स में केवल और केवल मात्र एक ऐसी प्रजाति थी जिसका नाम मनुष्य है। और अभी हाल का मनुष्य 1000 साल के पहले तक वाला, उसके पहले वाला नहीं, जिसके पास अंकगणितीय गणनाएं नहीं थी। 1 से 1000 2000 साल पहले गणनाएं नहीं थी। फिर वो तार्किक काम करता था, अपना शिकार खेलता था, जंगल में रहा करता था, जानवर की भांति रहा करता था। इंसान तो भी 2000 साल बाद की बात है, जब हम लोगों ने थोड़ा सा कन्विंस अपने आप को किया, एजुकेशन आई और हम लोग अब दूसरे तरह से बदलाव किए और हम लोग इंसान के अच्छे रूप में आ गए। ठीक है, आज देखो मेरे हाथ में मार्कर है, आप पढ़ रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, दोनों इस बात का प्रमाण है कि हमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों चीजें आती हैं। और आज भी अछूते हैं इस चीज से हमारे जीव इससे अछूते हैं, मनुष्य प्रजाति केवल है। लेकिन एक गजब का करिश्मा मनुष्य ने किया। मनुष्य ने एक ऐसी तलिस्मी चीज डेवलप्ड किया जिसका नाम कंप्यूटर है, कि मनुष्य को कई करोड़ गुना पीछे छोड़ के चला आया कंप्यूटर। आज कंप्यूटर आपका बनाया हुआ ही है, इस बात को स्वीकार करिए, लेकिन आपसे कई गुना ज्यादा
वर्कआउट करने की क्षमता रखता है, चाहे वो अर्थमेटिकल गणना हो चाहे लॉजिकल गणना हो। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य की जरूरत पड़ गई कि अपने ही द्वारा बनाई गई, व्युत्पन्न की गई इस मशीन के साथ अपने आप को और आगे तक ले जा सकता है। चांद तक बड़े आसानी से यहां से बैठ के जा सकता है और बड़े आसानी से चांद से यहां पे आ सकता है। और ये कमाल कब होगा, जब आप इतनी एक्सीलेंट चीज आपने जो नवाजा है इस धरती पे, उसके लिए आप नॉलेजेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अलादीन का चिराग ही क्यों ना आपके पास हो, अलादीन के चिराग को रगड़ना नहीं आता है, उसके साथ बोलना क्या है, तो अलादीन जिंदगी भर ही ऐसे टालता, जिंदगी में अलादीन का नाम अलादीन नहीं होता। चीज कितनी खूबसूरत हो, चीज कितनी ब्रिलियंट हो, चीज दुनिया बदल सकती हो, लेकिन सबसे पहले आप बदलिए, फिर वो दुनिया बदलने वाली चीज आपके लिए बदल सकती है और आप भी बदल सकते हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर साइंस जानना, जिससे आप एक बड़ी ऊंचाई तक अपने कम उम्र में 60-70 साल की जिंदगी में बड़े लेवल का अचीवमेंट कर सकते हैं CS जान के। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द मॉडर्न सब्जेक्ट और दिस इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट। जैसे दूध को संपूर्ण आहार भोजन कहा गया है, वैसे सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस आप चाहे जो पढ़ते हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एवरीवन। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार की गणनाएं कंप्यूटर कर सकता है। मैं इसलिए आपको वहां गया था कि लॉजिकल का मतलब समझ में आ गया। फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं आपके पास आऊंगा अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या है बताने के लिए, क्योंकि हमने बता रखा है कि हमारे सभी इनिशियल टू हाई लेवल के स्टूडेंट साथ में बैठे हुए हैं, लेक्चर देख रहे हैं और इस लेक्चर में सबको लेके चलना है और सबसे प्रायोरिटी है सबसे इनिशियल स्टूडेंट को लेकर, क्लास फर्स्ट वाले को लेकर चलना है। एमसीए वाले तो साथ साथ चले ही चलेंगे, लेकिन क्लास फर्स्ट वालों को भी लेके बहुत चलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अर्थमेटिकल थोड़ा सा जो हायर एजुकेशन वाले होंगे थोड़ा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि पता है कि बहुत छोटी बातें उन्होंने बचपन में पढ़ रखा होगा तो उनको लगेगा दिस इज अ वेरी टायरलेस क्लासेस, बट आई होप मैं कोशिश करूंगा छोटी से छोटी बातों में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूं, आपको लगे दिस इज अ न्यू फॉर मी, ये मेरे लिए भी न्यू है। मैं ये कोशिश करूंगा प्रत्येक छोटी से छोटी बात में। अर्थमेटिकल ऑपरेशन, आपको पता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए जो मुख्य 4 प्रकार की ऑपरेशन है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 प्रकार की मुख्य अंकगणितीय क्रियाएं हैं जो मोस्टली हम लोग किया करते हैं। जरा बताइए एडिशन के लिए कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? हमें पता है कोई भी ऑपरेशन करना होगा तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो 2 चीज कौन है? एक तो वो अंक जिस पे गणना होगी और दूसरा वो चिन्ह जिसके साथ गणना होगा। इस पर क्या होना है ये तय नहीं करेंगे, ये तय करेंगे इसके साथ क्या होना है। मतलब ऑपरेटर, ऐसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटर, OPERATOR, और जो ऑपरेटर के दाएं और बाएं की ओर लगे रहे जिनके ऊपर काम होना है उनको कहते हैं ऑपरेंड, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं इक्वेशन। और ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये प्लस सिंबल बताएगा कि हमको कौन सा ऑपरेशन करना है, तो इसका नाम है प्लस सिंबल। और ये कौन सा क्रिया करता है? एडिशन करता है। हमें बताइए जब आप एडिशन करते हैं तो उसके प्राप्त परिणाम को क्या कहते हैं? कमेंट करके आप बता सकते हैं। जब आप एडिशन करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, जो उत्तर होता है, उसे आप क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं? आप दे सकते हैं। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करते रहेंगे, इसलिए पूछता हूं, बताइए आप आंसर। तो एडिशन एक क्रिया है, प्लस उसका एक ऑपरेटर है, और उसके आउटपुट को, रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं सम, हिंदी में कहते हैं योगफल। द आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। ध्यान रखना, एडिशन के आंसर का एक नाम होता है और उस नाम को आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो SUM सम, और अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो योगफल। आई होप ये बात क्लियर समझ में आया होगा। दिस इज अ ऑपरेटर, दिस इज अ ऑपरेशन, दिस इज अ रिजल्ट नेम इंग्लिश, दिस इज अ रिजल्ट नेम हिंदी। चलो थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। जो बड़े लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, और पूरे को क्या कहेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसमें एक ऊपर वाली वैल्यू, एक नीचे वाली वैल्यू, एक चिन्ह और एक इसका परिणाम और एक पूरा पूरा होल, 5 डिफरेंट टाइप की चीजें इसमें कलेक्टिव में आपको दिख रहा होगा।
ये 5 चीजों को फिल करिए क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एडेंट, इसे कहते हैं एडेंटम, इसे हिंदी में कहते हैं योग, जिसको कहते हैं योजक, इसको कहते हैं योगफल, इसे कहते हैं धनात्मक चिन्ह, और इसको कहते हैं योग या इसे कहते हैं एडिशन। तो इसी तरह से सब में 4 या 5 फैक्टर होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि आइए सब्ट्रैक्शन के आंसर सिंबल को क्या कहेंगे, माइनस सिंबल, इसके आंसर को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंस, और इसके डिफरेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं वियोगफल। मतलब जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका जो उत्तर मिलता है या जिसे रिजल्ट कहते हैं मिलता है, द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस, और हिंदी में क्या कहते हैं, वियोगफल। अच्छा, इसे आप अंतर भी कह सकते हैं, इसे अंतर भी कहा जाता है। क्या आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड डिफरेंट? दो टर्म है, दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखना, डिफरेंस और डिफरेंट। तो क्या आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड डिफरेंट? तो डिफरेंट कहां होता है, डिफरेंट मतलब अलग अलग, डिफरेंस मतलब भी अलग अलग, लेकिन दोनों अलग अलग का उपयोग अलग अलग जगह होता है। डिफरेंट का यूज तब होगा जब अंतर 2 से अधिक लोग होंगे, जैसे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ए, बी एंड सी, तो यहां डिफरेंट यूज किया जाएगा, डिफरेंस यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अंतर में मात्र 2 लोग हों तो वहां पे डिफरेंस यूज किया जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम डिफरेंस पड़ा, क्योंकि एडिशन में कई अंकों का एडिशन होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ओनली 2 अंकों का होता है या 2 संख्याओं का होता है, इसीलिए इसके उत्तर का नाम पड़ गया इंग्लिश में डिफरेंस, या इसलिए कहा गया। आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को आपने इस तरह से देखा होगा, क्रॉस सिंबल, अगर आप अपने चाइल्डहुड लाइफ में पढ़े होंगे, लेकिन कंप्यूटर साइंस दुनिया में ये इस तरह का सिंबल यहां दिखाई देता है, और इस सिंबल का नाम एस्ट्रिक सिंबल है। क्या नाम है, एस्ट्रिक सिंबल, ASTRISK। लेकिन ये एस्ट्रिक सिंबल यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम करेगा, तो इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन भी कहेंगे यहां पर। बाकी इसका ओरिजिनल जो नाम है, मतलब आपने देखा होगा जब कोई किरदार निभाता है तो उसको किसी का नाम पप्पू रख देते हैं, किसी का नाम रोली रख देते हैं, क्या सच में उसका नाम थोड़ा होता है, उसका ओरिजिनल जो नाम होता है वो दूसरा होता है, लेकिन उस नाटक में या उस फिल्म इंडस्ट्री में उसका नाम बदल दिया जाता है। डेफिनेटली ये इनका मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ कहा जा रहा है, लेकिन ओरिजिनल इनका नाम जो है वो ASTRISK एस्ट्रिक साइन है। आई होप आपको समझ में आ गया। और इसके आंसर को कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट, और इंग्लिश में कहते हैं गुणनफल। डिवीजन के साइन को हम लोग यहाँ पर, डिवीजन साइन आप ऐसे यूज किया करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस तरह का यूज करते हैं सिंबल, और इसके आंसर कहते हैं QUOTIENT, क्वेश्चन। हालांकि एक उत्तर के रूप में इसमें एक और उत्तर आता है जिसे रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो आई होप ये आपको अर्थमेटिकल ऑपरेशन पहले से पता था, फिर भी मैंने एक बार रिकॉल कर दिया कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल टास्क का मतलब ये होता है कंप्यूटर आज, ग्रेटर देन, लेस देन, कौन छोटा है कौन बड़ा है, वेदर फोरकास्टिंग, डीएनए टेस्टिंग, फिंगरप्रिंट, ये तमाम तरह का काम कैसा है, अर्थमेटिकल तो है नहीं। ये किस तरह का काम है, लॉजिकल टेस्ट है। जितनी भी जांच कराते हैं आप मेडिकल में, और कितने प्रकार के फिंगरप्रिंट जो क्राइम डिटेक्शन वाले यूज करते हैं, उसमें किसी प्रकार का अर्थमेटिकल ऑपरेशन थोड़ा होता है, उसमें केवल लॉजिकल टास्क होता है। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी, बरसात होनी है नहीं होनी, स्टॉर्म आना है कि नहीं आना, ये सब कौन डिक्लेयर करता है, कंप्यूटर ही करता है। दिस इज आल्सो लॉजिकल टास्क ऑफ फॉर्म। आई होप ये बात समझ में आ गया। चौथा लाइन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड गिव्स आउटपुट फास्टर देन ह्यूमन। ह्यूमन लिख रहा हूं, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन मतलब होगा मनुष्य, और ह्यूमन माने होगा मनुष्यों, मैंने सबको ले लिया, मतलब 165 करोड़ केवल जो भारत में है उनकी बात कर रहा हूं। ऐसे तो और हैं अनकाउंटेबल, तो मैं भारत के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं 165 करोड़ की बात कर रहा हूं। फास्टर देन ह्यूमन बीइंग, बिंग माने जाति, ह्यूमन माने मनुष्यों के, देन माने तुलना में, देन नहीं है, THEN देन माने तब होता है, THN माने तुलनात्मक के लिए होता है, देन माने तुलना में। किससे, फास्टर माने तेजी से, आउटपुट मतलब रिजल्ट, परिणाम, एंड गिव्स आउटपुट मतलब कंप्यूटर क्या करता है, मनुष्यों की तुलना में, पूरे मनुष्य जाति की तुलना में बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करता है। आई होप आपको ये 4 लाइन कंप्लीटली समझ में आया। और ये 4 लाइन की डेफिनेशन जो है ना, वो किसी भी टाइप के स्टूडेंट के लिए, प्राइमरी से लेकर टॉप लेवल के लिए कंप्लीट डेफिनेशन है। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, एक बार मैं कलेक्टिव करके प्रोनाउंसिएट कर दूं, समझ लो बस,
कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है। इट टेक्स डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर, कंप्यूटर डाटा इंस्ट्रक्शन को लेता है और स्टोर कर लेता है। इट डू सम अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क परफॉर्म, या गणितीय और तार्किक कार्यों को पूरा करता है। एंड गिव्स आउटपुट फास्टर देन ह्यूमन बीइंग्स, और मनुष्य की तुलना में परिणाम को बड़ी तेजी से रिटर्न कर देता है। और कितना कर देता है आप इसका इमेजिनेशन कर सकते हैं, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। ये तो छोटे बच्चे से लेके सीनियर स्टूडेंट जानते हैं कंप्यूटर की स्पीड के बारे में। कंप्यूटर की स्पीड जानते हो, 1 सेकेंड हम लोग तो सेकंड में मोस्टली मेजरमेंट कोई चीज कर सकते हैं, कोई चीज होगा, या मिली सेकंड में कर सकते हैं, या माइक्रो में कर सकते हैं, या नैनो में कर सकते हैं। एक्चुअली में ये पीको में काम करता है। पीको सेकंड मतलब बहुत ज्यादा एक टाइम होता है। उसकी बात मैं किसी और दिन करूंगा, जब फीचर्स आप कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो वहां आपको एक मेजरमेंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मात्र ही केवल डेफिनेशन पढ़े हैं, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल में पहली बार हो तो रिक्वेस्ट है इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ये दूसरा लेक्चर है, फिर इसको देख लीजिएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।